लास्ट क्लास में एक बार देख लेते हैं, कोई सवाल तो नहीं था ना पेंडिंग? हाँ सवाल था तो पॉइंट पेंडिंग, हाँ 3 सवाल मेरे ख्याल से पेंडिंग थे अपने। यस देयर वर 3 क्वेश्चंस जो हमें करने हैं ना, और तीनों सवाल मेरे ख्याल से अच्छे थे, है ना, तीनों सवाल अच्छे हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, है ना। अब पहला सवाल था बच्चों की अ सर्कल एंड अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट्स। मतलब एक सर्कल है और एक पैराबोला है जो 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। पैराबोला तो दिया हुआ था, सर्कल बच्चों आपको जनरल ही मानना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कोई भी आप मतलब पर्टिकुलर सर्कल नहीं ले सकते कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं ले सकते, है ना। तो मुझे लगता है जनरल सर्कल अपन को मानना चाहिए बच्चों। ठीक है, और एक सर्कल है ना, जो इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 पॉइंट्स में। 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सवाल है। तो ए सर्कल एंड अ पैराबोला इंटरसेक्टेड 4 पॉइंट्स, प्रूव दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट्स। मतलब इन चारों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा। ठीक है, तो हम चाहें तो जनरल सर्कल मान सकते हैं। जनरल सर्कल हम लोग कैसे मानेंगे भाई, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपका जनरल सर्कल, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना, ये जनरल सर्कल है। बच्चों देखो एक तरीका तो सिंपल है कि हम इस कर्व और इस कर्व को सॉल्व करें, क्योंकि जब कभी भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाना होता है तो देयर इज ओनली वन वे कि यू शुड सॉल्व द टू कर्व्स। जब भी आप दो कर्व सॉल्व कीजिएगा तो आप उन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन ऑब्टेन कीजिएगा। यानी कि अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन मिलेगी। मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, है ना, कि अगर हम कभी भी दो कर्व को सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन मिलेगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक तो ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली इसके साथ सॉल्व कर दूं कि x को वाई स्क्वायर बाई 4a रख दूं, एक तो ये ऑप्शन है। और एक नया ऑप्शन है जो अब आपको ट्राई करना चाहिए बार बार, कि मैं इसको डायरेक्टली इस पैराबोला के साथ ना सॉल्व करके इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन से सॉल्व करूं, जो कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कॉमन तरीका होगा दो कर्व को सॉल्व करने का, है ना। और जब आप कैलकुलस वगैरह भी पढ़िएगा तो वहां पे भी इस तरीके से हम पैरामीट्रिकली भी चीजों को करते हैं। तो जैसे आप अगर इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो बच्चों आएगा ए स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। तो ये आपको लर्न करना चाहिए। अगर आपके हैबिट में नहीं है ये चीज तो जरूर इसको मेरा एडवाइस है कि इसको लर्न कीजिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए बच्चों, कि पैरामीट्रिक इक्वेशन से भी सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए। तो मैं सर्कल को तो वैसे ही ले रहा हूं और पैराबोला की क्या ले रहा हूं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैराबोला की क्या ले रहा हूं, पैरामीट्रिक, यानी जहां x होगा वहां ए स्क्वायर रखेंगे भाई। तो एक्स स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर लिखिएगा तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर प्लस 4f प्लस c। अब आप देखो इसमें t में 4 डिग्री का बन रहा है, टी में 4 डिग्री यही बात को इंडिकेट कर रहा है बॉस, है ना। यहां पे देख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 2ga इंटू टी स्क्वायर प्लस 4f प्लस c, ऐसा बन रहा है। अब ये टी में अब ये टी में 4 डिग्री इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि टी की 4 वैल्यूज होंगी, t1 t2 t3 t4। तो जब टी की 4 वैल्यूज होंगी तो ऑफ कोर्स 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। अब बोलोगे सर कैसे पता चला 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, क्योंकि देखो बेटा ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब t1 जब आएगा तो यू विल गेट द फर्स्ट पॉइंट। जैसे ये पॉइंट हो जाएगा आपका 81 स्क्वायर कॉमा 281, क्योंकि जब इस
इक्वेशन से सॉल्व होकर t का एक रूट t1 आएगा, तो जब आप t1 इसमें रखिएगा तो इस कर्व का एक पॉइंट t1 होगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 81 स्क्वायर 281। एंड सिमिलरली आपके बाकी के पॉइंट्स भी ऐसे ही आएंगे, 80 स्क्वायर 282, फिर इधर से आएगा बच्चों 83 स्क्वायर 283, और फिर इधर से एक और आएगा 84 स्क्वायर 284। देख लो बच्चों, नहीं समझ में आया आप जरूर पूछ सकते हो, है ना। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दीजिएगा। ये 4 पॉइंट्स है। अब बोल रहे कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स प्रूव करो, भाई 0 आएगा। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम बोले कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स अगर निकालें तो y कोऑर्डिनेट्स का सम ही तो होता है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, और क्या होता है। यानी कि अगर हम यहां से सम ऑफ ऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कितना बनाना चाहिए, बनना चाहिए भाई 281 प्लस 282 प्लस 283 और प्लस 284, है ना। और 2a कॉमन आएगा तो दिस इज सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। ये जो इक्वेशन आई थी जिसके रूट्स थे t1 t2 t3 t4, उसका सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, तो टी क्यूब के कोएफिशिएंट से डिटरमिन होता है दोस्त। तो अगर टी क्यूब के कोएफिशिएंट से डिटरमिन होता है तो टी क्यूब का कोएफिशिएंट आज तो एब्सेंट लग रहा है, यानी सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम कितने के बराबर होने वाला है बॉस, 0 के बराबर होने वाला है। यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू भी हो जाएगी 2a इंटू 0, दैट इज 0। तो यही चीज कह रहा है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स जो होगा इन चारों पॉइंट्स का, दैट इज गोइंग टू बी 0। आई होप ये जो पहला पार्ट है ये मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, है ना। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिए, सो दैट हम दूसरे पार्ट पे आए। सेकेंड पार्ट जरा पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट जरा पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है भाई प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, मतलब कोई भी लाइन पेयर, है ना, कोई भी, है ना। जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि सर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, या कोई बोले कि सर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, कोई भी, या कोई बोले सर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, किन्हीं दो को ज्वाइन कर लीजिए आप। जैसे कोई बोलता है कि सर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन एनी टू, कोई बोलता है इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी भी दो को ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप अगर m1 बोलते हैं भाई तो ये आएगा 2/t2 प्लस t3, ये आएगा स्लोप, है ना। इसका स्लोप कितना आएगा 2/t2 प्लस t3। ऐसे ही जब आप इसका स्लोप निकालिएगा बॉस, इसका स्लोप किसके बराबर आएगा, इसका स्लोप मुझे लगता है कि अगर हम इसको m2 डिनोट करें तो ये आएगा 2/t1 प्लस t4। बच्चों एक चीज समझिएगा कि यहां पे अगर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 0 है तो आप ये भी लिख सकते हैं t1 प्लस t4 इज माइनस ऑफ t2 प्लस t3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ये वैल्यू जो आएगी दिस इज 2/t1 प्लस t4 का नेगेटिव। तो व्हाट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इज 0। और यही तो प्रूव करता है ना इक्वली इंक्लाइंड होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि अगर दो लाइंस हैं और वो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस हैं, दो डिफरेंट लाइंस हैं और इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस हैं, तो उसका सम ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए 0। ये मैंने बताया आपको, है ना। तो नहीं अगर याद है तो एक बार या तो रिवाइज कर लीजिए, या जो मैं कह रहा हूं उसकी बातों को विश्वास करते हुए फिर से आप उसको लिख लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए कि अगर दो लाइंस के बारे में इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है, एक लाइन के बारे में नहीं बोल रहे। एक लाइन के बारे में अगर बोलता है इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस तब तो उसका स्लोप पता होता है, लेकिन अभी दो लाइंस के बारे में हो रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो यानी उसका सम ऑफ स्लोप्स क्या होगा 0। अगर एक m1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए माइनस m2। तो आप कोई भी दो पकड़ लीजिए, जैसे मैंने इन दोनों को पकड़ा, अगर आप में से कोई बोलता है कि मैं इसको और इसको पकड़ता हूं तब भी सेम चीज आएगी, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो होगा 2/t1 प्लस t3, इसका जो स्लोप होगा वो होगा 2/t2 प्लस t4, और फिर से t2 प्लस t4 भी यहां से लिख सकते हैं आप नेगेटिव ऑफ t1 प्लस t3। तो आप कोई भी एक पेयर ले लीजिए, फिर बचे हुए पेयर को ज्वाइन करने वाले जो भी लाइन है वो दोनों लाइंस हमेशा इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस रहेगा, क्योंकि सम ऑफ स्लोप्स हमेशा क्या मिलने वाला है 0। क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा, और लिख चुके हो तो डन कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि LOL डैश एंड MOM डैश,
ठीक है ना। इस बार ध्यान रखिएगा भाई कि ओरिजिन ओ नहीं है ना, वर्टेक्स ए है, तो ए इज द ओरिजिन राइट नाउ, है ना, ए इज द ओरिजिन राइट नाउ। और इसके बाद बोले दो दो कॉर्ड्स हैं ना जो किसी पॉइंट ओ से पास कर रहे हैं ऑन द एक्सिस, ऐसे। तो एक तो हो गया आपका एल ओ एल डैश, एक हो गया बच्चों एम ओ एम डैश, ऐसे। तो ये दो कॉर्ड्स हैं, है ना, लिख रहा है एल ओ एल डैश एंड एम ओ एम डैश आर टू कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विद वर्टेक्स ए मतलब ओरिजिन ए होगा, एंड o is a point on its axis. Prove that the radical axis of the circles described on LL dash and MM dash as diameter. मतलब हमें LL dash को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाना होगा, फिर MM dash को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और उसका दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा, उन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस कैसे निकलता है, S1 minus S2 equal to 0, उन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा that is going to pass through the vertex of the parabola, मतलब 0 0 से पास कर रहा होगा, ये प्रूव करना है ना। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। जैसे इसको फिर से आप T1 T2 T3 T4 मानिए, AT1 स्क्वायर 281 है ना, AT2 स्क्वायर 282, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना, AT3 स्क्वायर 283, और फाइनली यहां पे आएगा आपका 84 स्क्वायर 284, है ना, ध्यान से देख लीजिए, ये बन रहा है। ओरिजिन को अगर मैंने मान लिया ओ को मैंने कहा C,0 माना, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर T1 T3 ज्वाइनिंग कॉर्ड, हमने वैसे तो पढ़ा था T1 T2 ज्वाइनिंग कॉर्ड अगर C,0 से पास करता था T1 T2 ज्वाइनिंग कॉर्ड, तो T1 T2 वाज यस माइनस C बाई ए, बिल्कुल सही बोला आपने, T1 T2 वाज माइनस C बाई ए, अगर नहीं बोला है तो याद कर ले भाई ताले, लेकिन अब देखिएगा T1 T3 ज्वाइनिंग कॉर्ड जो है वो पास कर रहा है C,0 से, तो एक तो रिजल्ट ये आ जाएगा कि भाई T1 T3 इज माइनस C बाई ए, ये लास्ट क्लास में ही ये रिजल्ट मैंने आपको बतलाया था। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखिए आप कि जो T2 T4 ज्वाइनिंग कॉर्ड है वो भी C,0 से पास कर रहा है, तो अगर T2 T4 कॉर्ड भी ज्वाइनिंग जो है वो C,0 से पास कर रहा है, तो T2 T4 इज ऑल्सो माइनस C बाई ए, T2 T4 इज ऑल्सो माइनस C बाई ए, मतलब ये दोनों जो है ना T1 T3 और T2 T4 का प्रोडक्ट ये सेम होगा। अब LL डैश को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाते हैं, डायमीट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल आपको पता ही है, तो LL डैश को डायमीटर मानते हुए जब आप सर्कल बनाइएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा x माइनस 81 स्क्वायर इंटू x माइनस 83 स्क्वायर प्लस y माइनस 281 और y माइनस 283 इक्वल टू 0, है ना, ये बनेगा। और ऐसे ही अगर MM डैश को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाए, तो MM डैश को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल बनाते हो तो ये बनेगा भाई x माइनस 82 स्क्वायर, x माइनस 84 स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस 282 और y माइनस 284 इक्वल टू 0, है ना, ये बना। आपको बोले सर इसका रेडिकल एक्सिस, तो अगर आपने इसको S1 माना है दोस्त और ये S2 है, तो इनका रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और ये हमें प्रूव करना है कि ये वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, मतलब 0,0 से पास कर रहा होगा। ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें बच्चों एक टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर, है ना, इसमें भी वो टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, फिर एक्स का कुछ टर्म बनेगा, जैसे माइनस 81 स्क्वायर एक्स, माइनस 83 स्क्वायर एक्स, और यहां भी कुछ बनेगा, है ना, माइनस 82 स्क्वायर एक्स और माइनस 84 स्क्वायर एक्स। तो यानी आप समझ रहे हो दोनों को जब घटाओगे तो देयर विल बी अ टर्म ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, और ए वही होगा आपका माइनस 81 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर, जो भी होगा वो ए मान लिया मैंने, है ना। अब सुनना ध्यान से, तो यहां पे एक टर्म बना एक्स स्क्वायर वाला, वो कट गया, एक्स वाला टर्म आपको मैंने लिख दिया। अब बोले कि ए एक्स कहां से आ गया सर, अरे भाई जब घटाओगे तो एक्स का कोई कोएफिशिएंट आएगा, उसको मैंने ए बोल दिया। अब कांस्टेंट टर्म का सुनना,
इसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगा दोस्त वो आएगा a स्क्वायर t1 स्क्वायर t3 स्क्वायर, है ना। और इसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगा बॉस वो आएगा a स्क्वायर t2 स्क्वायर t4 स्क्वायर, ये दोनों सेम है। अरे सर कैसे, यहां तो t2 स्क्वायर t4 स्क्वायर है, यहाँ t1 स्क्वायर t3 स्क्वायर है। आंसर इज यस। देखो t1 t3 इज t2 t4, तो अगर ये t1 t3 t2 t4 के बराबर है तो यानी a स्क्वायर t1 स्क्वायर t3 स्क्वायर और a स्क्वायर t2 स्क्वायर t4 स्क्वायर सेम होगा, मतलब ये कट जाएगा, है ना। यानी आपके पास इन दोनों के पार्ट में घटाइएगा ना तो सिर्फ x का कोएफिशिएंट ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही जब इधर देखिएगा तो y स्क्वायर का टर्म आएगा, यहां भी y स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा। फिर इसके बाद इसके कांस्टेंट टर्म आएगा 4a स्क्वायर t1 t3, और बच्चों इसके भी कांस्टेंट टर्म आएगा 4a स्क्वायर t2 t4। अब ये भी तो कट ही जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा। अब कोई बोले सर y का टर्म तो आएगा ना, आंसर इज यस। हाँ, y का टर्म आएगा समथिंग इनटू y, समथिंग इनटू y। तो हम लोग बोल सकते हैं कि s1 माइनस s2 करते हैं ना तो ये फॉर्म आता है, कांस्टेंट टर्म आता ही नहीं। तो आप देखो ना, क्या ये इक्वेशन 0 0 से पास कर रहा है, आंसर इज यस। दिस पासेस थ्रू 0 0, और यही प्रूव करना था। तो क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि भाई ये तो 0 0 से पास कर गया सर, और इसके बाद वही दो शब्द हेंस प्रूव। देख लो, फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो मेरे ख्याल से, और थोड़ा पेन चलाओगे तो आ जाएगा, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है सर, है ना, मैनेज करना पड़ रहा है, पेन चलाओ ना, घटा के देखो एक बार, मल्टीप्लाई करके घटा के देखो, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म कट जाएगा, बस एक्स का टर्म बचेगा और वाई का टर्म बचेगा, तो दैट इज गोइंग टू पास थ्रू 0 0। चलिए एक और सवाल है, अगर लिख लिया हो तो डन कर दीजिए, और कुछ नहीं फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों सवाल जो मैंने दिए हैं ये अच्छे लेवल के सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस, इनकी रिपीटेड प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, है ना। तो जब भी समय मिले इन सवालों को जरूर कीजिए, तभी सीख पाइएगा, नहीं तो फिर पैराबोला में बच्चों को बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो भाई दिक्कत नहीं हो उसके लिए आपको थोड़ा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चलेगा, है ना, और जब करोगे तभी बात बनेगी, है ना, नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। चलिए ये अगला सवाल उस इन दोनों सवाल से बेहतरीन सवाल है ना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अब ये कहता है कि भाई प्रूव दैट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, बहुत सारे बच्चों को तो सवाल ही समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाह रहा है भाई। तो पहले तो मैं इस सवाल को समझा देता हूं, है ना, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, तो एक पैराबोला है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बोला है कि इसके, है ना, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा k, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ना, k कहीं भी हो सकता है ना, तो लेकिन जिसके थ्रू अगर आप कोई भी, है ना, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ऐसे पी क्यू, कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं पी क्यू, तो ये जो एंगल है ये कुछ भी हो, है ना, कॉर्ड पी क्यू कैसा भी हो, है ना, किसी भी एंगल पे हो, यही बोल रहा है। देखो आप, प्रूव दैट ऑन द एक्सिस ऑफ एनी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट k which has the property that if a chord pq of the parabola is drawn through it, मतलब अगर कोई कॉर्ड अगर आपने इसके थ्रू ड्रॉ किया तो ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन pk स्क्वायर प्लस 1 अपॉन qk स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों को तो क्या लगता है ना कि सर ये दिया हुआ है, सर ये प्रूव करना है और k पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, है ना, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, और आपको प्रूव कर रहे हैं कि पैराबोला के एक्सिस पे देयर इज अ सर्टेन पॉइंट या देयर इज अ गिवन पॉइंट k, मतलब एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, है ना, एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट नहीं, फिक्स पॉइंट होगा, k जो होगा कोई फिक्स पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है आपको। तो क्योंकि अगर ये गिवन होता है तब तो आपको पॉइंट पता है, आप तो लेंथ निकाल लीजिए, लेकिन पॉइंट तो दिया हुआ है नहीं ना। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ये जो चीज है ना ये कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है का क्या मतलब हुआ सर, ये कांस्टेंट है का मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको घुमाते रहिए ना कुछ भी एंगल पे, जैसे कोई बोले कि सर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे, अब ये नया p, ये नया q है, ये नया p है और ये नया q है, तो इसके लिए भी जब आप 1 अपॉन पी के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू के स्क्वायर लिखिएगा ना, अगर k वही वाला पॉइंट है जिसकी बात हो रही है, तो ये वैल्यू उसके लिए भी कांस्टेंट आएगी। मतलब एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे अगर आप कभी भी कॉर्ड ड्रॉ करें तो जो कॉर्ड के जो दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक अबव एक्स एक्सिस एक बिलो एक्स एक्सिस, तो उसके लिए बोल रहा है क्या कि ये चीज कांस्टेंट होगी, है ना, ये चीज क्या होगी, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट दिया हुआ है
और अब आपको प्रूव करना है कि के कौन सा पॉइंट होगा, है ना, कुल मिला के यही है। तो चलिए इस पे चलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बतलाया बच्चों कि कभी भी लाइन के अलोंग डिस्टेंसेस के बारे में बात करनी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं पीके और क्यूके लाइन के अलोंग डिस्टेंसेस हैं, तो जब कभी भी लाइन के अलोंग डिस्टेंसेस या अलजेब्रिक डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑलवेज गो पैरामीट्रिक, ऑलवेज गो पैरामीट्रिक। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट को मैंने कुछ मान लिया c,0, सी अभी पता नहीं है, सी अभी मुझे पता नहीं है ना, सी प्रूव करना है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, जीरो तो प्रूव कांस्टेंट है ही, है ना, तो सी कांस्टेंट प्रूव करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं गाइस, x इक्वल टू सी प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू 0 प्लस आर साइन थीटा। आप खुद चेक करके देख लो यार। तो ये जो PQ कॉर्ड है, ये जो PQ कॉर्ड है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई है c प्लस आर कॉस थीटा, जहां r क्या है, अलजेब्रिक डिस्टेंस, कहां से, k से, 0 प्लस आर साइन थीटा, r क्या है, अलजेब्रिक डिस्टेंस, कहां से, k से। तो जब मैं इस लाइन को, ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन है फिर से, और ये पैराबोला है, तो जब मैं इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व करूंगा, तो मैं बार बार बतला रहा हूं, जब भी आप दो कर्व सॉल्व कीजिएगा आप उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पहुंचिएगा। तो जब मैं इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व करूंगा तो मैं लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पे पहुंच जाऊंगा, मतलब कहां पहुंच जाऊंगा, P और Q पे पहुंच जाऊंगा। तो चलिए लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू यहां r साइन थीटा रखोगे ना दोस्त, तो ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 4a और x की वैल्यू होगी c प्लस आर कॉस थीटा। देख लो ये r में क्वाड्रेटिक है, ये भी कुछ बतलाता है, r का ये क्वाड्रेटिक आपको ये बतलाता है कि r की दो वैल्यूज के लिए इंटरसेक्शन होगा, है ना, r की दो वैल्यूज के लिए इंटरसेक्शन होगा। आपको दिख भी रहा होगा कि इस लाइन और कर्व में दो वैल्यूज के लिए इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर ये r1 है बच्चों तो ये r2 होगा, और यही उसके रूट्स होंगे। r1 r2 मस्ट बी ऑपोजिट इन साइन, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, है ना, तो इसी के रूट्स r1 r2 होंगे, है ना, यही होंगे। तो यानी अब आपको जो 1/pk कह रहा है वो r1 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या है भाई, 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर, यही तो है, इसी की तो बात कर रहा है, 1/pk स्क्वायर प्लस 1/qk स्क्वायर। तो देखो pk क्या हुआ बेटा, r1, और qk क्या हुआ, r2। तो 1/pk स्क्वायर प्लस 1/qk स्क्वायर ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यानी ये चीज दी हुई है कांस्टेंट। तो अब इसको लिखो एलसीएम में, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, नहीं सॉरी, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, और ऊपर बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2 ऊपर वाले को। अब यहां से r1 प्लस r2 निकाल लो बच्चों, है ना, r1 प्लस r2 निकालोगे तो सम ऑफ रूट्स में कितना आएगा बताओ, 4a cos थीटा यानी कि 16a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, है ना। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, है ना, इमीडिएटली, माइनस 2r1 r2। तो जब r1 r2 करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस माइनस प्लस समझ में आ गया होगा, है ना। नीचे r1 r2 का होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा है 16a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, देख लो। और इसका एलसीएम एलसीएम लेके लिखोगे ना बच्चों, तो ये बनेगा आपका 16a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 8ac साइन स्क्वायर थीटा। देखो सब चीज फिक्स है थीटा के अलावा, यानी कि जब तक थीटा रहेगा ना तब तक ये फिक्स नहीं हो पाएगा, जबकि ये दिया हुआ है कि कांस्टेंट है। तो इसमें मैं एक ट्रिक लगा रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझना। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट आएगा 16a स्क्वायर यहां से, और यहां से आएगा माइनस 8ac। बच्चों ये थीटा पे डिपेंडेंट आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा था कि यार थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बोलोगे सर कहां बोला थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, थीटा तो आपने माना था। अरे यार यही तो बोल रहा था ना कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ कि थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब थीटा कुछ भी होता रहे ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, हमेशा सेम आनी चाहिए, यही तो कह रहा था। तो सर ये तो थीटा पे डिपेंडेंट आ गया, तो यही हमें करना होगा और इसी से सी आएगा। तो हम लोग बोले कि अगर इसको इंडिपेंडेंट करना है तो थीटा होना ही नहीं चाहिए, और थीटा फॉर ऑल थीटा ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, जब इस cos स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 0 कर दे। अगर ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो देखो ना cos थीटा गायब,
क्योंकि 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साफ, और जो बचेगा 8ac अपॉन 16a स्क्वायर c स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया वो तो बता देना, है ना। बाकी आपको ये लॉजिक समझ में आया क्या, कि अगर ये कांस्टेंट होना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं होना है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं होना है फॉर ऑल थीटा, कोई बोले थीटा पाई बाई 2 ले लेते हैं सर, तो अभी एक ही थीटा पाई बाई 2 के लिए तो नहीं है ना, ये सबके लिए तो फिर आ ही जाएगा। तो अगर सबके लिए नहीं होना है फॉर ऑल थीटा, तो इसके कोफिशिएंट को 0 कर दीजिए। जैसे ही 0 कीजिएगा तो 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये साफ हो जाएगा, और बची हुई चीज हमेशा कांस्टेंट मिलेगी आपको। तो अब इसको 0 करते हैं, तो यानी कि 16, नहीं लॉजिक समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, बाकी मैंने 2-3 बार बतला दिया है ना। ये 0 आ जाएगा, यानी जैसे ही आप सोचोगे कि c अगर 2a है, आप निकाल के देख लीजिए, मेरे ख्याल से यही आ रहा है ना। c अगर 2a है, आप यहां देख लो, c को 2a रख दो तो 16a स्क्वायर साफ, c को 2a रख दिया हमने तो देख लो ये कट जाएगा, तो नीचे आएगा 1/2ac, और c इज 2a, तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4a स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, सिर्फ पैराबोला के a पे डिपेंडेंट वैल्यू आ गई। तो ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जब c 2a होगा। तो जब c 2a होगा मतलब ये पॉइंट के 2a, 0 अगर है, तो आप इसके थ्रू कोई भी कॉर्ड बना लीजिए, सबकी लेंथ, सॉरी सबके बारे में आप बोल सकते हैं कि 1/pk स्क्वायर प्लस 1/qk स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ गई ये बात? अगर समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से बच्चों ने डन लिख दिया है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लाइन एंड पैराबोला कर लिया था, और लास्ट में मैंने आपको करवाया था कि फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ आई थी, है ना, मुझे याद आ रहा है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वाज 4a cosec स्क्वायर थीटा, है ना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो आप एक चीज समझिएगा बच्चों, यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या, इतना हमें पता होता है ना, जो मैं बोलने वाला हूं अभी, इतना हमें पता होता है कि अगर कभी कोई बोलता है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड बहुत सारे हैं, है ना, आप ये बात समझते होंगे, है ना, कि कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास कर जाता है वो फोकल कॉर्ड कहलाता है। तो फोकल कॉर्ड तो बहुत सारे हैं, तो कोई बोलता है कि यार सर मिनिमम लेंथ क्या होगा फोकल कॉर्ड का, मिनिमम लेंथ क्या होगा फोकल कॉर्ड का। तो आप सोचिए मिनिमम लेंथ कैसे निकालें, बताओ। तो मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के लिए आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा को मुझे लगता है मिनिमम करना चाहिए, है ना। तो लगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के बारे में आपको शायद ये पता होगा, कॉसेक थीटा का रेंज आपको पता है -∞ से -1 एंड 1 से इंफिनिटी कॉसेक थीटा का रेंज। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होगा, 1 से इंफिनिटी, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड की कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू है 1, तो दिस इज 4a। और ये चौंकने वाली बात नहीं है, 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना, ये आगे हम लिख लेंगे अपने नोट्स में, कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई इसमें जितने भी कॉर्ड्स होंगे ना, फोकल कॉर्ड है ना, उसमें सबसे छोटा फोकल कॉर्ड कौन होगा, तो जितने भी फोकल कॉर्ड है ना, ऑफ कोर्स सब a, 0 से पास करेंगे, जो सबसे छोटा फोकल कॉर्ड होगा वो लेटस रेक्टम ही है। और ये ज्योमेट्री से भी थोड़ा फील तो आ ही जाता है ना, क्योंकि थोड़ा भी लगता है इधर उधर करेंगे तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, ऐसा फील आता है। बट हम लोग इसको मैथमेटिकली करके देख चुके हैं, अगर ऐसा फील नहीं भी आता है तब भी अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आउट ऑफ ऑल द फोकल कॉर्ड्स द वन हैविंग द लीस्ट लेंथ इज द फोकल इज द लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है बच्चों? चलो, अभी हम कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और देख रहे हैं पैराबोला के, खासकर उसके टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में, है ना। हालांकि जेई मेन में इस चीज के बारे में मना कर दिया है 2024 के लिए एटलीस्ट, तो भाई देख लीजिएगा। लेकिन जेई एडवांस का मेरे ख्याल से आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा 2024 वाला, और आपको पता चल गया होगा कि आपको हर एक चीज पढ़ना है। तो थ्योरेटिकली तो हर चीज ही पढ़नी पड़ेगी आपको, आप देख लो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब चीज ही पढ़नी है आपको, है ना। तो इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसलिए हम चीजों को अच्छे से डिटेल में देख लें, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ जेई मेन 2024 के लिए, तब हम इन सब चीजों पे थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करेंगे तो काम चल जाएगा, अगर वो अपने दिए हुए सिलेबस को फॉलो करते हैं। अगर दिए हुए सिलेबस को अगर फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ऊपर नीचे करते हैं, तो फिर आप फिर से परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप परेशानी में आए, तो इसलिए पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा आगे। tangents to the parabola y square equal to 4ax।
टेंजेंट्स टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जब आप सर्कल डील कर रहे थे, है ना, जब अपन सर्कल डील कर रहे थे तो वहां भी याद करो हमने तीन तरह के टेंजेंट देखे थे। एक तो देखा था आपका कार्टेशियन टेंजेंट जो x1 y1 पे लिखते थे, दूसरा हमने देखा था स्लोप फॉर्म का टेंजेंट, और तीसरा देखा था हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म का टेंजेंट। तो बच्चों यहाँ पे तीनों फॉर्म देखेंगे हम, कार्टेशियन टेंजेंट भी देखेंगे, स्लोप फॉर्म का ऐसे पहले देख चुके हैं बट एक बार फिर से देखेंगे, और उसके बाद पैरामीट्रिक टेंजेंट भी देखेंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके सब चीजों को देखते जाते हैं। तो पहली चीज हम लोग देख रहे हैं बच्चों कार्टेशियन टेंजेंट एट x1 y1। तो याद कीजिए जब हम लोगों ने सर्कल में बतलाया था कि अगर आपको कार्टेशियन टेंजेंट लिखना है एट x1 y1 किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए, याद कीजिए, थोड़ा समय निकाल के याद कीजिए कि जब आपको कार्टेशियन टेंजेंट लिखने के लिए मैंने बोला था, है ना, x1 y1 जो कि पॉइंट कर्व पे होना चाहिए ना, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला और यहां पे आपको टेंजेंट लिखना है, तो मैंने आपको बतलाया था कुछ चीजों का, है ना, रिप्लेसमेंट करना होता है ना। अगर ये लिखना है तो मैंने आपको बतलाया था वहां की वाई स्क्वायर शुड बी रिप्लेस बाई वाई वाई, यानी यहां वाई स्क्वायर की वैल्यू हम किससे रिप्लेस करेंगे बॉस, वाई वाई, है ना। और यहाँ x की वैल्यू किससे रिप्लेस करनी पड़ती है, याद कीजिएगा x प्लस x1 अपॉन 2। तो बिल्कुल सीधा सीधा कार्टेशियन टेंजेंट आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा कार्टेशियन टेंजेंट आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है भाई, y y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ये है कार्टेशियन टेंजेंट की इक्वेशन एट एनी पॉइंट x1 y1। ध्यान रखना दोस्त, x1 y1 कर्व के ऊपर ही हो, इधर उधर है और आपने लिख दिया तो फिर से बेड़ा गर्क, है ना। ये होगा जब x1 y1 पॉइंट ऑन द पैराबोला है, तो ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप कार्टेशियन टेंजेंट भी बोल सकते हैं। कोई बोले सर इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो भाई आप स्लोप देख लीजिए, है ना, 2a अपॉन y1 डिवाइड कर लीजिए इंटू एक्स प्लस 2a x1 अपॉन y1, ऐसा। तो देखिए ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदल गया, ये m हो गया आपका और ये c हो गया टाइप्स का, है ना, c टाइप्स का हो गया, है ना। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में बदल दिया, यानी इसका स्लोप कितना हो गया भैया, 2a अपॉन y1। मतलब आप टेंजेंट का स्लोप बहुत क्लियर रखिए कि अगर आप x1 y1 पे टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का स्लोप होगा 2a सेमीलेटस रेक्टम और अपॉन द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज 2a अपॉन y1। इमीडिएटली, समय ही नहीं लगना चाहिए कि अगर आपको पॉइंट पता है ऑन द पैराबोला और आपको टेंजेंट का स्लोप सोचना है तो खट से क्या सोचिएगा, 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ tangent to this parabola at x1 y1 when x1 y1 lies on the parabola। ध्यान रखिएगा ये इसी पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट कार्टेशियन टेंजेंट। इसके बाद हम पैरामीट्रिक टेंजेंट पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूविंग टू पैरामीट्रिक टेंजेंट दोस्त। जनरली हम पैरामीट्रिक टेंजेंट या स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट को यूज करते हैं, है ना। हम लोग कार्टेशियन टेंजेंट बहुत कम से कम इस्तेमाल करते हैं। कार्टेशियन टेंजेंट हम लोग सॉल्विंग के वक्त, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम पैरामीट्रिक टेंजेंट यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं बच्चों, स्लोप फॉर्म का टेंजेंट, है ना। दोनों ऐसे एक जैसा ही होता है, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पैरामीट्रिक टेंजेंट अगर हम बात कर रहे हैं फिर से y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे ही बात कर रहे हैं। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे बात कर रहे हैं तो पैरामीट्रिक पॉइंट तो ये हुआ, पैरामीट्रिक पॉइंट तो क्या हुआ, 80 स्क्वायर कॉमा 280 हुआ। अब अगर आप लिखते हैं पैरामीट्रिक टेंजेंट तो y y1, तो y1 की जगह 280 आ जाएगा। ये सब इक्वेशंस याद रखनी पड़ेगी दोस्त, अगर याद नहीं रखा तो बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, है ना। तो y y1 की जगह ये रख दिया, है ना, इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि 2a विल बी कैंसल आउट
और क्या इक्वेशन बन रही है पैरामेट्रिक टेंजेंट, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। और कोई पूछे कि सर इसका स्लोप क्या होगा, भाई सुनना, स्लोप होता है याद है ना 2a अपॉन वाई वन, है ना, 2a अपॉन वाई वन। तो वाई वन क्या है यहां पे 280, तो 2a अपॉन 280 मतलब 1/t। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो पैरामेट्रिक टेंजेंट है किसी भी पॉइंट 80 स्क्वायर 280 पे, उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। हालांकि स्लोप यहां से भी डायरेक्ट दिख रहा है, टी से डिवाइड करते ही आपको दिख जाएगा कि एक्स का कोएफिशिएंट 1/t है, तो स्लोप कितना हो जाएगा 1/t। और बाकी मेरे ख्याल से आपको 2a अपॉन वाई वन वाले फंडे से भी क्लियर है कि हम लोग बोल सकते हैं स्लोप क्या हो जाएगा 1/t, है ना। तो लिखिए फटाफट से बच्चों। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स drawn at T1 and T2। Point of intersection of tangents drawn at T1 and T2, है ना। Point of intersection of tangents drawn at T1 and T2। अब बोलोगे ये क्या मामला है सर, तो ये भी याद रखना पड़ता है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बड़े सारे सवाल बनते रहते हैं कि भाई टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन किसी दो पॉइंट T1 और T2 पे, ठीक है। तो इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ताले क्या कि यहां पे दो पॉइंट्स दिए हुए बच्चों और वहां पे टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक T1 पे इधर है और एक T2 पे इधर है ना, ऐसा कुछ। तो क्या कह रहा है कि भाई 81 स्क्वायर 281 पे जो टेंजेंट है और 80 स्क्वायर 82 स्क्वायर 282 पे जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट P है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भाई कोई बोलेगा कि सर ये तो सिंपल है, टेंजेंट लिख के सॉल्व कर लेंगे। हाँ भाई लिख के सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा समय उस समय लगाना, है ना, बहुत कष्ट देता है। तो इसलिए ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। याद रखने के तरीके बहुत इजी है वैसे तो कोई बोले कि सर कैसे निकालेंगे, तो भाई आप टेंजेंट्स देखिए T1 T2 पे, T1 y इक्वल टू एक्स प्लस 81 स्क्वायर, और ऐसे ही आप लिखिएगा क्या बच्चों T2 y इक्वल टू एक्स प्लस 82 स्क्वायर। अब दोनों को घटा दो, y आ जाएगा, है ना। y निकल जाए तो फिर x निकाल लो। तो फाइनली जब आप इसको निकालिएगा ना यहाँ से x और y, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, है ना। आई होप यू डोंट माइंड। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं 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 आई विल माइंड सर, तो भाई सॉल्व कर लेना यार, है ना। और तो क्या बोलूंगा, तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना वो आएगा a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। क्या आएगा P का कोऑर्डिनेट a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। इसको याद रखना आसान है। अब आप अगर सोचोगे, है ना, अगर कोई बोलेगी सर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद नहीं हो रहा है, तो भाई पहले तो आपको नमस्कार, मेहनत कर लीजिए, है ना। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो बड़ी आसानी से याद करिए यार, हम इसमें क्या ही बोलेंगे। तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट का जीएम है, जीएम समझते हो, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट उसका रूट अंडर। तो जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर उसका रूट अंडर क्या आएगा a T1 T2। यानी कि ये जो है ये जीएम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट है, जीएम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये देखोगे ये इन दोनों का एम है, क्योंकि इन दोनों का सम अपॉन 2 करोगे तो 2 कट जाएगा और a T1 प्लस T2। ये याद रखने का तरीका बतला रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, भाई देख लीजिएगा, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया और ये अर्थमेटिक मीन हो गया, है ना। तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इसी तरीके से कि अगर हमें T1 T2 पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कैसे याद रखेंगे कि जो x कोऑर्डिनेट्स है उनका gm और y कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा am। और बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो बीच में एक o रख दीजिएगा, तो ये याद बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहां तो जाना ड्रीम डेस्टिनेशन होता है बहुतों का, है ना। तो GOA गोवा, है ना। तो G फॉर GM और A फॉर AM, है ना। अब ये मत बोलेंगे सर ये बता दिया अब जाने की इच्छा नहीं होगी, देख लीजिएगा, लिख लेंगे तो डन कर देंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं।
अटक गया। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से दिस वाज ऑल अबाउट पैरामेट्रिक टेंजेंट। पैरामेट्रिक टेंजेंट के बाद हम बात करेंगे स्लोप फॉर्म के टेंजेंट के बारे में, है ना। स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लास्ट क्लास में ही मैंने बतला दिया था वैसे तो। और स्लोप फॉर्म का टेंजेंट कितना आया था भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस चीज को एक बोलते हैं कि यार सर ना, जब मैं स्लोप फॉर्म से करता हूं तो नहीं होता है, आप पैरामीट्रिक से कर लेते हो। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर पैरामीट्रिक लगाएं या स्लोप फॉर्म। तो बेटा पहली चीज ये समझिएगा कि इससे कोई रिलेशन नहीं कि आप कौन सा लगाते हैं, सबसे इजीली सॉल्व होगा। इनफैक्ट जो आपका स्लोप फॉर्म है और पैरामीट्रिक है वो एक तरह से सेम ही है। जैसे आपने देखा यहां पे स्लोप क्या आया, 1/t, और टी कितना आएगा, 1/m। तो अगर मैं इसी में टी की जगह 1/m रख दूं ना, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी इधर वाली। देख लो आप, अगर विश्वास नहीं हो रहा है, टी की जगह 1/m रखोगे तो दिस इज 1/m इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई एम स्क्वायर। अब आप m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए वही बन गया। तो ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं होगा कहना कि भाई पैरामीट्रिक या हम स्लोप फॉर्म में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। बस वहां m लिखा है, इधर t लिखा है, जिसके बीच में रिलेशन है m इक्वल टू 1/t। जिसके बीच में रिलेशन क्या है, m इक्वल टू 1/t। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कीजिएगा, हमेशा सवाल सॉल्व होगा, हमेशा सवाल सॉल्व होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसकी वजह से आपका सवाल नहीं अटकेगा कि सर फॉर्म डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है। आप कोई भी फॉर्म यूज कीजिएगा, सॉल्व तो होगा ही होगा, है ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया, एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये स्लोप फॉर्म का टेंजेंट है। को बोले सर ये कहां टच करेगा, तो अभी बताया था ना, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 टी वाला था। तो t अगर 1/m है तो यानी ये कहां टच करेगा भैया, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। ये समझ में आया कि जो टेंजेंट होगा, होता है ना दिमाग में कि टेंजेंट कहां टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टच करेगा, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। कैसे निकाला सर, तो भाई ये देखो ना, ये पैरामीट्रिक टेंजेंट था, ये कहां टच कर रहा था, ए स्क्वायर 280 पे। तो t अगर 1/m है तो लगा दिया इसमें और अपने आप निकल के आ गया। तो देखो इसको याद करने से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आसानी से याद हो गया, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। कैसे निकाला भाई कि ए स्क्वायर कॉमा 280 था, तो t की जगह मैंने 1/m रख दिया, तो ये बन गया। तो ये स्लोप फॉर्म का टेंजेंट है और ये उसका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और इससे कुछ रिजल्ट्स भी हैं इसमें, जिसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत, है ना। ये खत्म नहीं हुआ है ना, इसके बाद अभी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसका बाकी है। बट बिफोर डूइंग दैट हम लोग कुछ थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं लगे कि एकदम सूखा सूखा ही चल रहा है। ओके, हाँ पहला क्वेश्चन है, find the equation of the line touching both the parabolas y square equal to 4x and x square equal to minus 32y, and touching both the parabolas लिख लो, and try this, solve this, है ना। एक बार ट्राई करो, हो जाए तो बताओ। चलिए भाई देखते हैं। ये दो पैराबोलाज हैं, है ना, और बोलता है कि भाई एक लाइन की इक्वेशन बतलाइए जो दोनों पैराबोलाज को टच कर रही हो, है ना। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 32y ऐसा वाला है, अभी दिख जाएगा आपको, है ना, ये ऐसा है। तो भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 32y वाला पैराबोला ऐसा है। अब एक ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों को ही टच कर रहा हो, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, ऐसा है कुछ।
like this, a line which is tangent to both the circles, मतलब कॉमन टेंजेंट। तो जब कभी भी आपको कॉमन टेंजेंट टाइप की चीज लिखनी हो, देखो ये सवाल बहुत आते हैं, these questions are very frequent in JEE main as well as JEE advanced, कॉमन टेंजेंट लिखना। अभी तो आप देख रहे हो कि दोनों पैराबोला है ना, है ना, अभी तो आपको दिख रहा है दोनों पैराबोला है, हो सकता हो कि एक पैराबोला हो एक एलिप्स हो, आगे जब हम एलिप्स में जाएंगे तो ऐसे सवाल करेंगे, बट फंडा सब जगह एक ही जैसा होगा कॉमन टेंजेंट लिखने का या कॉमन नॉर्मल लिखने का भी। इनफैक्ट जब कभी भी आपको कॉमन टेंजेंट लिखना हो या कॉमन, आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट या फिर नॉर्मल, जो भी आपको लगे, है ना। एक तो तरीका ये कह सकते हो कि राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर बोथ कर्व, राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर बोथ द कर्व्स। अगर ये पॉसिबल है ना, अभी आप ऐसा मान लीजिए कि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं अभी तो, है ना, अभी टेंजेंट की नहीं, तो फिर दोनों में कंडीशंस थोड़े अलग अलग होते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर बोथ कर्व इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक का तो लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप दोनों का स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लिख पाते हैं, मान लीजिए, है ना, तो सिंपली फिर क्या है, मतलब आप समझ रहे हो कि फिर दोनों का कुछ ऐसा होगा कि अगर दोनों का स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लिख लिया तो एक का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है, तो दूसरे का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू होगा, क्योंकि स्लोप फॉर्म का लिखा है। अच्छा, C1 C2 इन टर्म्स ऑफ m होगा, है ना, C1 C2 किसके टर्म में होगा, जैसे अभी आप देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का आपको पता है, क्या पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो जो c है वो a बाई एम है ना, c क्या है, a बाई एम है, तो अगर c a बाई एम है तो आप समझ रहे हो ना, C1 C2 दोनों m का फंक्शन है। तो मैंने क्या कहा कि राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर बोथ द कर्व्स, मतलब दोनों कर्व के लिए स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लिख लीजिए। तो अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है तो दूसरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू होगा, और C1 C2 किसका फंक्शन होगा, m का। अब अगर ये दोनों इक्वेशन सेम होना है ना, डिट्टो सेम होना है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट लिखना है, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स तो मैच कर रहा है, तो फिर अगर दोनों को सेम होना है तो क्या करेंगे, दोनों को अगर सेम होने हैं तो सिंपली C1 इक्वल टू C2 लिखना पड़ेगा, और यहां से आपके पास एक m में इक्वेशन बनेगी, क्योंकि C1 भी m का फंक्शन है और C2 भी m का फंक्शन है। अगर C1 C2 दोनों m का फंक्शन है तो यहां से m में इक्वेशन बनके सॉल्व हो गए। कोई बोले नहीं नहीं सर हम दोनों का तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका हो सकता है क्या, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर ये तो बेस्ट तो यही है, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर बेस्ट ये है कि आप क्या कीजिए कि एक का कम से कम लिखिए, राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर एटलीस्ट वन कर्व, है ना, फॉर एटलीस्ट वन कर्व, एंड मेक इट टेंजेंट टू द अदर, एंड मेक इट टेंजेंट टू अदर कर्व। मतलब इसमें भी देखो बहुत सिंपल है बच्चों, है ना, इसमें भी बहुत सिंपल है कि अब आप इसमें क्या कीजिए कि सबसे पहले एक का तो कम से कम क्या लिख दीजिए, स्लोप फॉर्म, कम से कम एक का क्या लिख दीजिए, स्लोप फॉर्म का टेंजेंट। अगर आपने एक का भी स्लोप फॉर्म का टेंजेंट लिख दिया बॉस, है ना, तो अब उसी स्लोप फॉर्म के टेंजेंट को दूसरे पे भी टेंजेंट बना दीजिए, वही लिखा है कि राइट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फॉर एटलीस्ट वन कर्व एंड मेक इट टेंजेंट टू अदर कर्व। अब जो दूसरा कर्व है उस पर टेंजेंट बना दीजिए, या फिर अगर कॉमन नॉर्मल लिखना है तो दोनों का स्लोप फॉर्म का नॉर्मल लिख के C1 C2 कंपेयर कीजिए, दोनों का स्लोप फॉर्म का नॉर्मल। अब बोलोगे सर कैसे लिखते हैं, तो अभी बताया ना कि अभी हम बीच में कुछ सवाल करने लगे हैं, हम उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो हम लोग बोले कि वो लिखना सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो हम लोग बोले कि इन दोनों में से जो भी अच्छा है ना वो आप कर लो। जैसे अभी कोई बोलता है कि सर अभी हमें तो एक ही का पता है, जैसे अब हम आते हैं मुद्दे पे आते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y है, ये
कोई बोले सर इसमें तो हम स्लोप फॉर्म लिख सकते हैं, आंसर इज यस, हाँ लिखते हैं। आइए इसमें स्लोप फॉर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो a तो 1 है तो ये आ गया। इस पे तो नहीं लिख पाएंगे सर, वैसे लिख सकते हो बट अभी चलो मान लेते हैं नहीं लिख पा रहे हो, है ना, बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। बट हम लोग बोले कि इसका भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो हम लोग चलो अभी नहीं पता है तो गोली मारो। अब इसको इस पे टेंजेंट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे टेंजेंट, तो एक लाइन एक कर्व है और टेंजेंट बनाना है तो दोनों को पहले सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32 इंटू वाई, वाई कितना है एम एक्स प्लस 1 बाई एम, तो इन सबको इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एम एक्स, क्या लगता है आपको कितने रूट्स आने चाहिए इसके, तो भाई अगर इसके 2 रूट आ गए डिफरेंट तब तो ये टेंजेंट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मान लो आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32 वाई लाइन है और कोई ऐसी लाइन बना दी जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब तो ये टेंजेंट नहीं हुआ। तो अगर टेंजेंट बनना है मेरे भाई, टेंजेंट बनना है तो आप सोचो कि कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए, तो फिर एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर टेंजेंट बनना है तो एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब इसका डी क्या होना चाहिए, 0। और ऐसा ही काम हमने इस इक्वेशन को ऑब्टेन करते वक्त भी किया था। ऐसा ही काम हमने जब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम किया था, वो कैसे आया था, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आया था जब हमने d0 किया था। तो यहां फिर से हम क्या कर रहे हैं, d0। तो जैसे ही d0 कीजिएगा तो यहां से b स्क्वायर आएगा 32m का होल स्क्वायर -4 इंटू 32 बाई एम एंड दैट इज 0। यहां से मुझे लग रहा है कि 32m स्क्वायर एक तो कट जाएगा इक्वल टू 4 बाई एम, तो मुझे लग रहा है m क्यूब इज 1/8। तो बच्चों m की बड़ी प्यारी सी वैल्यू आ रही है 1/2, यानी कि आपके पास आ गया इक्वेशन। कैसे आ गया, यहां पे y इक्वल टू m को हाफ लिखिए तो हाफ इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। या इसको और बढ़िया से लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या क्लियर है आपको कि हाउ वी हैव रिटन दिस कॉमन टेंजेंट टू द टू कर्व्स। देख लो आप, है ना, दो नहीं आएगा एक ही आएगा और यही आएगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए। तो बहुत बार ये सवाल आएंगे कॉमन टेंजेंट के, जेई मेन जेई एडवांस दोनों में आते हैं और बच्चे नादानी में मिस करते हैं, फिर बोलते हैं यार हमसे तो होता नहीं है। अब इतनी क्लैरिटी से बतला दो उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, उसको अपना नहीं बनाते हो, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो अभी पूछ लीजिए, है ना। बाकी दोनों स्लोप फॉर्म का कैसे होगा उस पर बात कर लेता हूं मैं अभी। ये लिख लीजिए, डन कर दीजिए एक बार, देखना। दोनों को अगर स्लोप फॉर्म में लिखना है तो उस पर बात कर लेते हैं ना। कोई बोले सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, ध्यान से देख लो। तो बोल रहा है कि इसके जो टेंजेंट है इसके टेंजेंट में कैसे बदलें, या इसका जो नॉर्मल है इसके नॉर्मल में कैसे बदलें, है ना। कभी ऐसा हो जाए तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इसके टेंजेंट से इसके टेंजेंट में बदलना है, सिंपल सा काम कीजिएगा कि इसके टेंजेंट में, जैसे ये y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम है, इसका टेंजेंट तो आपको पता है, इसका नॉर्मल भी पता चल जाएगा, है ना। वो भी याद रखना है आपको, है ना, वो भी अभी बदला जाएगा। तो जैसे इसका आपको पता है टेंजेंट स्लो फॉर्म का, तो इसमें बदलना है। तो वैसे देखो अभी 13th वाले बच्चे तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, लेकिन 11th वाले बच्चे तभी समझ पाएंगे इसको जब वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और वो कैलकुलस का पार्ट है। तो अभी आपको समझ में इतना नहीं आएगा, लेकिन आप बस इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि हम लोग बोलेंगे क्या कि आपको x और y को इंटरचेंज करना है। स्टेप लिख देता हूं, इंटरचेंज x एंड y, पहली चीज। दूसरा, रिप्लेस m बाई 1 बाई m, मतलब m को 1 बाई m से रिप्लेस करें और x और y को क्या कर दें, इंटरचेंज। ठीक है। तो अभी मैं उसके में जान नहीं रहा हूं कि क्यों है, लेकिन जो 13th वाले बच्चे ड्रॉप वाले स्टूडेंट वाले हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि x और y इंटरचेंज है। और जब भी x और y इंटरचेंज होता है तो मतलब इनवर्स टाइप की फील देगा, हालांकि यहाँ पे एग्जैक्ट इनवर्स नहीं है क्योंकि फंक्शन मिनिमम है, तो इनवर्स टाइप की फील होती है। इनवर्स में आपने देखा होगा कि भाई जो dy बाई dx होता है या dx बाई dy होता है वो 1 बाई dy बाई dx होता है। तो दूसरे वाले का स्लोप 1 बाई m ऐसा करके आता है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x और y इंटरचेंज हुआ है और m को रिप्लेस करना है 1 बाई m। तो कोई बोले सर ठीक है समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अपन को करना क्या है, ये काम करना है आपको।
जैसे ये है इसका टेंजेंट, को बोले सर इसका टेंजेंट कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से। इसका टेंजेंट लिखने के लिए इसका x और y इंटरचेंज कर दीजिए, तो यानी y की जगह x, m की जगह 1/m और x की जगह y। देख लो, को बोले इधर am कैसे आ गया, भाई m की जगह 1/m की जगह तो m ऊपर चला जाएगा ना, यानी अब यहां देखिएगा mx इक्वल टू y प्लस am स्क्वायर, मतलब क्या है भाई, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। को बोले सर याद नहीं होगा मुझसे, कोई बात नहीं, आप बस ये दो चीज दिमाग में रख लीजिए कि x और y को इंटरचेंज करना है और x को y से रिप्लेस करना है, तो अपने आप ये टेंजेंट आ जाएगा। अच्छा, अब कोई बोले सर ये आ गया, तो अब सुनना ध्यान से, तो यानी अब इसका तो 2 सेकंड का काम हो गया, इसका तो है y इक्वल टू mx प्लस 1/m, है ना, और दूसरे वाले का क्या था, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, है ना। तो इसका a कितना आएगा, देखना 4a इज माइनस 32, तो a की वैल्यू कितनी है, -8, है ना। तो यानी हमने देखा ना अभी यहाँ पे y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर आया, तो a की वैल्यू अगर -8 है बच्चों, तो यहाँ प्लस 8m स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन टेंजेंट की अगर आप बात करते हो तो द टू इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो बेटा ये तो सबका सेम है ना, तो c1 इक्वल टू c2 करोगे तो 1/m इज 8m स्क्वायर। देखो 2 सेकंड में अपना काम आ गया, और यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और नहीं तो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी बन तो जाएगा ही, है ना। देख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइएगा, लिख लिया हो तो डन कर देंगे। चलिए एक और सवाल करते हैं। Let the tangent to the parabola y square equal to 4x meets the axis in t and the tangent at the vertex, sorry, हाँ, and the tangent at the vertex A in capital Y if the rectangle, है ना, वैसे तो इजी सवाल है, ट्राई कीजिए अच्छे से। if the rectangle TAYG is completed find locus of G। फाइंड लोकस ऑफ जी करेंगे बच्चों सॉल्व, है ना, हो जाए तो बताएंगे। प्री पेज चाहिए क्या, लो भाई 2 मिनट देख लो। चलिए देखते हैं, है ना। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, फिर से अपना पैराबोला, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स a, मतलब वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स को a बोल दिया इसने खुद ही, है ना। अब बोला कि जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो है दैट मीन्स tangent at a vertex, है ना, देखना, let the tangent to the parabola y square equal to 4x meets the axis in t, मतलब एक्सिस को t में मिल रहा है, यानी ये पॉइंट t है ना। दूसरी बात क्या कहता है, एंड द टेंजेंट द वर्टेक्स a इन कैपिटल Y, मतलब ये y पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट मैंने 80 स्क्वायर कॉमा 280 माना है दोस्त, है ना। तो क्या मैं ये y और t निकाल सकता हूँ, आंसर इज यस। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280 ये पॉइंट है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो फटाफट से। टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे सर टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ऐसे, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। आपको बोले सर y पॉइंट, तो इस पे x0 होगा,
x अगर आप 0 करते हैं तो टी वाई इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है t कट जाएगा, ये 0 कॉमा ए टी आ गया। कोई बोले सर t कैसे निकलेगा, तो भाई y 0 है, तो y 0 करोगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए टी स्क्वायर, है ना, y 0 करते हैं तो ये पॉइंट हो गया माइनस ए टी स्क्वायर। समझना अपने अपने को ध्यान से, है ना, समझना अपने को ध्यान से। अब सुनना, अब क्या कहते हैं कि सब बातें हो गई है ना, सब बातें हो गई कि लेट द टेंजेंट टू दिस पैराबोला मीट्स इन टी एंड जो भी है ना। अब बोले इफ द रेक्टेंगल टी ए वाई जी इज कंप्लीटेड, तो अब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है टी ए वाई जी, रेक्टेंगल, ध्यान रखिएगा। तो रेक्टेंगल के लिए 90 90 की फील होनी पड़ेगी भाई, है ना। तो टी ए वाई जी, तो रेक्टेंगल ये बनेगा। अब जी का लोकस बतलाना है तो जी को एच के मान लो। अगर जी का लोकस निकालना है तो जिसका भी लोकस निकालना होता है दोस्त, उसको हम क्या मानते हैं, एच के। तो मैंने जी को एच के मान लिया, तो अब देखो एच क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि एच, इसका एच के बराबर होगा माइनस ए टी स्क्वायर, है ना। एच मस्ट बी व्हाट, माइनस ए टी स्क्वायर। सेम होगा एक्स कोऑर्डिनेट जी और टी का, है ना। और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट जी और वाई का सेम होगा, यानी के इक्वल टू ए टी। अब लोकस निकालना है तो टी को आउट करो। टी को कैसे आउट करेंगे कि भाई टी यहां से आ गया के बाई ए, तो हम लोग लेके यहां से आ जाएगा h इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये गया। और h की जगह x, k की जगह y रखोगे तो ये बन जाएगा आपका लोकस, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, ये बनेगा, है ना। दिस इज द लोकस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। चेक कर लो आप। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रहने देते हैं। सर्कल में हमारा कुछ डिस्कशन रहता था, तो पहले सर्कल में डिस्कशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि होमवर्क क्या रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैंने पैराबोला की शीट अपलोड तो की नहीं है ना। बट आज मैं पक्के से अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर कंप्लीट हो जाती है तो, है ना। तो एक बार आप मेरे को बतला दीजिए कि क्या क्या बच गया था, शायद एक्सरसाइज 4 में कुछ बाकी था या नहीं, देख लीजिएगा एक बार। और बाकी एक्सरसाइज 6 था, है ना। 5 हो गया था पहले डिस्कस, तो अगर आपको एक्सरसाइज 6 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, और एक्सरसाइज 4 में कोई रह गया तो नंबर फिर से डाल दीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो एक बार एक्सरसाइज 4 में अगर कोई डाउट है तो वो रख दीजिए, और अगर 6 में है तो वो रख दीजिए। एक्सरसाइज 4 का 22 था शायद। अच्छा, 22 काफी लंबा चौड़ा सवाल है ना। चलो आज ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ ए 2,3 विद दिस लाइन, है ना। तो एक तो पॉइंट ए दिया हुआ है 2,3, पता नहीं किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, तो मैं तो जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ पहले करता ही जा रहा हूँ, है ना। एक लाइन दी हुई है 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0, और बी शायद इसका क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन है ना। तो बी पॉइंट को आप कुछ मान लो, अल्फा बीटा या x2 y2, जैसे याद करो हम फॉर्मूला देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन a, दैट इज 8, y2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, and this is minus 2 into 8 into 2 minus 6 into 3 minus 23 upon a square plus b square, तो 64 प्लस 36 100 हो जाएगा शायद, है ना। तो दिस इज x2 माइनस 2 अपॉन 8, y2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 और माइनस 2, और यहां देखिएगा तो 16 माइनस 18 माइनस 23, तो -2 माइनस 23 हो जाएगा, है ना, सॉरी माइनस एक मिनट 25, तो 50/100 दैट इज हाफ आ रहा है ना, हाफ आ रहा है। तो यानी x2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x2 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, और x2 की वैल्यू आ रही है 6। ऐसे ही देख सकते हैं कि y2 माइनस 3 आ जाएगा आपका -3, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 0 शायद। तो यानी जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आएगा वो बहुत प्यारा सा कोऑर्डिनेट आ रहा है 6,0, तो यहां तक तो सभी बच्चों को करना ही चाहिए। अब बोले टी एंड टीवी विद सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1 and 2 विद सेंटर्स ए एंड बी, तो यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है और रेडियस 2 है शायद, है ना, और एक सर्कल और है 6,0 और उसका रेडियस शायद 1 दिया हुआ है। तो R1 प्लस R2 3 चेक कर लेते हैं, और C1 C2 हो जाएगा आपका 16 9 25 5, है ना, 5। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, मतलब ये अलग अलग ही होंगे सर्कल्स, है ना, अलग अलग ही होंगे बाहर।
एक ऐसा कुछ होना चाहिए और एक ऐसे मान लेते हैं। अभी पता नहीं एग्जैक्टली कौन कैसा है, लेकिन हाँ ये पता चल गया कि भाई ये TA है और इसका रेडियस है 2 और ये TB है 6,0 और इसका रेडियस है 1, है ना। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता चल गया है, दैट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 5। ठीक है, यहां तक हो गया। लेट T be the common tangents to the circles TA TB such that both the circles are on the same side of T। तो मेरे ख्याल से इजी है, ये शायद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, ये लिखना सिखाया है ना, तो ये मैं अब दोबारा तो नहीं कर रहा क्योंकि क्लास इलस्ट्रेशन है, तो मेहनत कीजिए आप खुद से, है ना। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि इजी इजी गोइंग सवाल है। दो एक और आएगा वैसे तो, है ना। तो ये बोल रहे क्या है कि T and TB with the circles जो भी है, let T be the common tangent to the circle T and TB such that both the circles are on the same side of T, and if C is the point of intersection of T and the line through A and B, ओके तो जो A और B के थ्रू लाइन है और ये है, तो ये भी निकालना सिखाया ही है ना बेटा, मतलब इसका मतलब मेहनत नहीं की है आपने अच्छे से, ये सब निकालना सिखाया हुआ है, क्लास इलस्ट्रेशन है, ये सब मेहनत नहीं किया बिल्कुल भी आपने। तो ये शायद पॉइंट इसने C बोल दिया इसको शायद, लाइन थ्रू A एंड B, है ना। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट AC इज, AC का लेंथ पूछ रहा है, तो ये मैंने बतलाया था आपको कि ये कैसे निकलेगा भाई, सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे 2:1 है, तो यानी कि ये वाली चीज 2 हो गई और ये वाली चीज हो गई 1, तो यानी ये भी 1 ही होगा। तो यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट शायद -3 रहना चाहिए, तभी -3 + 3 0.2, और ये 6 आने के लिए इसको 10 होना पड़ेगा। तो C का कोऑर्डिनेट हो गया 10, -3 एंड लेंथ ये मुझे लग रहा है ये दो अलग अलग सवाल हैं, ये तो खेल ही हो गया इसका। तो इस AC का जो लेंथ है ये शायद एक अलग क्वेश्चन है ना। 10 - 2 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 36, 10 होगा इसका आंसर मेरे ख्याल से। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, 22 और उसके बाद जो नीचे का जो चीज है ना, ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा इसके बाद ये कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट हो गया, सॉरी मैच द कॉलम स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है ना। उसके बाद वो जो लिखा हुआ ना, आंसर द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? और कोई डाउट अभी तक आप लोगों ने डाला नहीं यार, इतने ज्यादा आप लोग आलसी कैसे हो सकते हो, है ना। मैंने बोल दिया एक्सरसाइज 6 में अगर डाउट, अगर नहीं डाउट है तो नो डाउट लिख दो यार, है ना। कितनी बार बोलोगे ऐसी बातें, है ना। इसका मतलब ही इंटरेस्ट नहीं रहता आप लोगों को। इतनी देर हो गई, इतना सॉल्व कर लिया मैंने, अभी तक आपने एक्सरसाइज 6 के बारे में कोई ना तो डाउट पूछा है ना कुछ डाला है। देख लीजिए जल्दी से, अगर कुछ लगता है अभी भी तो डाल दीजिए, है ना। ये मेरे ख्याल से एक सेपरेट सवाल है ना, 22 नंबर, इसका आंसर हो गया है ना, इसका आंसर 10 होगा, आप चेक कर लीजिए शायद। 22 का देखो 10.00 लिखा हुआ है, और ये कितना सिंपल सवाल था, है ना। अगर आपने इसको छोड़ा है तो इसका मतलब नहीं पढ़ाई की है, क्योंकि ये तो पूरा क्लास इलस्ट्रेशन ही है। चलिए फिर, अगर नो मोर डाउट है तो फिर आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं, है ना। एंड आई एम अज्यूमिंग कि सर्कल का डिस्कशन इज ओवर, और पैराबोला फिर मैं भी डाल दूंगा, है ना। उसके बाद फिर उसके हिसाब से फिर होमवर्क लिख दूंगा आपको ग्रुप में, अगर मुझे याद आ गया तो, है ना। ठीक है, तो पैराबोला का मैं रख दूंगा, डाल दूंगा आज, अपलोड कर दूंगा शीट, और फिर उसका होमवर्क जो है वो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा वहां से। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, गुड नाइट, हैव अ नाइस